अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पैरामीटर क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं उसका हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। पैरामीटर क्यूरी जिस तरीके से स्टार्ट होती है उस तरीके में बहुत सारी दफ़ा आपका इससे वास्ता पड़ चुका होगा और मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ जिसमें आपको बहुत दफ़ा तजर्बा हो चुका होगा पैरामीटर लफ्ज़ के साथ किसी भी क्यूरी के अंदर। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक क्यूरी रन की। हम इस क्यूरी को डिज़ाइन करते हैं डायरेक्टली सीक्वल व्यू में। इसके लिए मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट नहीं करूँगा और डायरेक्ट यहाँ मैं सीक्वल व्यू में चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, फ़र्ज़ करें मैंने लिखा सेलेक्ट st नेम फ्रॉम स्टूडेंट और मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें कि यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि पैरामीटर वैल्यू प्रोवाइड करें st नेम की। असल में होता क्या है कि यहाँ पे इस वक्त इस टेबल में आपको नज़र आएगा कि इसमें st नेम नाम से कोई फील्ड नहीं होता। हमसे कभी कभी अगर फील्ड नेम हम गलत टाइप कर बैठें, ख़ास तौर पे सीक्वल के अंदर, चाहे आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप इसको MySQL में यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इसको SQL सर्वर में यूज़ कर रहे हैं या Oracle में, तो अगर आपसे इस किस्म का मैसेज आता है आपको तो बुनियादी तौर पे वजह आपको ये नज़र आती है कि आप उसका जो फील्ड नेम है वो प्रॉपर नहीं दे रहे। ये एक वो इसको एक पैरामीटर कंसिडर करता है और वो आपसे इस पैरामीटर की वैल्यू मांगता है। बाज़ औक़ात तो हमसे ये हुआ कि हमने इसको कैंसिल करते हैं, लेकिन कभी कभी हमसे ऐसा भी होता रहा, यानी हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें रोल नंबर दे रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं रोल नंबर के बाद st नेम। हमने इसको रन किया और रोल नंबर तो चूँकि उसमें प्रॉपर फील्ड है, st नेम के अंदर हमने कुछ भी लिख दिया। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे ये एक वर्ड लिख दिया अली, और या इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख देंगे। आप जैसे इसको ओके करते हैं तो आपको नज़र आता है हर रोल नंबर के सामने वो st नेम में आपको अली शो करवा रहा है। अब अगर आप डिज़ाइन व्यू में जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे st नेम से के नाम से कोई फील्ड था ही नहीं। बुनियादी तौर पे आप स्टूडेंट नेम लेना चाह रहे थे। अब अगर आप इसको डिलीट कर देंगे, अब ये आपकी क्यूरी जो है बिल्कुल प्रॉपरली रन हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम जब एग्जैक्ट इस पैरामीटर क्यूरी के अंदर, हम किसी क्यूरी के अंदर पैरामीटर को यूज़ करना चाह रहे हों तो उससे हम क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। हम एक क्यूरी डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए बिलफर्ज हमने यहाँ से ये डाटा ले लिया। इसमें से हम स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट का डाटा ले लेते हैं और यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं रोल नंबर, जेंडर, डेजिग्नेशन। फ़र्ज़ करें हम इसके अंदर लेते हैं सैलरी, उसके बाद जॉब एड्रेस ले लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट डेट ले लेते हैं। हम इस सारे डाटा को अगर सिंपली यहाँ से देखना चाहें तो हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड्स नज़र आ जाते हैं। पैरामीटर की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हम कहते हैं कि हमें एक मखसूस रोल नंबर का डाटा चाहिए। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर 6 का हम डाटा देखना चाह रहे हैं। ये क्यूरी तो हमारी नाजरीन रन हो जाएगी। क्या अगर हम इस क्यूरी को सेव कर लें तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हर दफ़ा अगर हमें किसी नए रोल नंबर का इसी में से ये सारा डाटा देखना हो तो हमें हर दफ़ा इसको डिज़ाइन व्यू में जाके इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी और यहाँ पे हमने इसका रोल नंबर की वैल्यू लिखनी है। अब हम क्या करें कि हमें ये हर दफ़ा रोल नंबर ये ख़ुद हमसे पूछ ले और जो भी रोल नंबर हम दें हमें ये उसी का रिकॉर्ड दिखाए। तो हम यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड रोल नंबर, और मैं यहाँ से इसको स्क्वायर ब्रैकेट इसकी जब बंद करता हूँ और अब मैं इसको क्यूरी को रन करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये पैरामीटर वैल्यू के तौर पे हमसे ये पूछता है कि आप यहाँ पे रोल नंबर प्रोवाइड करें। अब फ़र्ज़ करें मैं जो भी इसको रोल नंबर दूंगा, ये मैंने 8 रोल नंबर दिया, इसको ओके करेंगे तो ये आपको 8 रोल नंबर का रिजल्ट दिखाएगा। इसी तरह अगर आप इस क्यूरी को जितनी दफ़ा भी रन करेंगे आप इसको जो भी रोल नंबर इसमें प्रोवाइड करेंगे ये आपको उसका रिजल्ट दिखाएगा। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि क्या हमें इसी तरह हर दफ़ा इसको रोल नंबर जो है वो नए सिरे से देना चाहिए या क्या हमें कोई ऐसा तरीका है कि ये अगर हमने किसी नए रोल नंबर का डाटा लेना हो तो उसके लिए कोई और तरीकाकार अगर हम यहाँ पे देख सकें कि जिसके ज़रिए हम डाटा इसमें हम प्रोवाइड कर सकें। उसका एक तरीका ये होता है कि अगर आप इसी तरह चलती क्यूरी में रिज़ल्ट नज़र आ रहा है उसके बाद आप शिफ्ट F9 प्रेस कर लेते हैं, तब भी ये आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछ लेगा, आप इसमें नई वैल्यू प्रोवाइड कर दें और ये आपको
उसका जो नई वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं उसका रिकॉर्ड आपको दिखा देता है। इसी तरह इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसमें F5 अगर अकेला प्रेस कर दें, अकेली F5 की भी जो है वो इसको रिफ्रेश कर लेती है और इस तरह से आप उसमें जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ये उसका आपको रिकॉर्ड दिखा देगा। मैंने यहाँ पे रोल नंबर 15 दिया तो ये हमारे पास इस तरह से रोल नंबर 15 की वैल्यूज आ गई। नाज़रीन, इसको हम एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप रोल नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, आप चाहे तो ये पूरी वैल्यू इसमें लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर इस तरह से रोल नंबर लिखते हैं तब भी आपसे यही चीज़ें ले लेगा। मैंने इसको जो भी रोल नंबर दिया ये उसका डाटा देगा, लेकिन याद रखिएगा ये पैरामीटर उस वक्त नहीं मांगेगा अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल वही फील्ड नेम दें जो ऊपर आपने दिया हुआ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें पैरामीटर वैल्यू जो है वो रोल नंबर की ही उठा लेगा। इस तरह से जब आप इसको रन करेंगे तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स उसी तरह आपको हूबहू नजर आएंगे, यानी यहाँ पे इस तरह से पैरामीटर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब फर्ज करें इसी तरह हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन के अंदर हम देते हैं कि अगर हम इसमें डेजिग्नेशन लेना चाह रहे हैं तो जाहिर है इसको भी आपको इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि जिसमें आपके जो टेक्स्ट है वो ऊपर वाली वैल्यू से चेंज हो जाए। यानी आपने इसमें डेजिग्नेशन को डेजिग कर दें या इसमें प्लीज़ प्रोवाइड डेजिग्नेशन लिखेंगे, इस तरह से आप इसमें डाटा ले सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये भी पूछा जाता है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी प्लीज़, इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यहाँ पे अब ये हमसे सैलरी पूछेगा, जितनी सैलरी वाले हम रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। अब ये तो जाहिर है कि मैं अगर इसमें 15,000 की वैल्यू दे देता हूँ तो ये मुझे उसके रिकॉर्ड शो करवाता है। एक ख्याल ये जहन में आता है कि अगर हम यहाँ पे सैलरी के अंदर ग्रेटर देन 15 लिख दें तो क्या ये काम करेगा। यहाँ पे मैं इसको इसी तरह से रन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1500 लिख देता हूँ, 15,000 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं करता। इसकी वजह नाजरीन ये होती है कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इसका एसक्यूएल व्यू जाके देखें तो ये बुनियादी तौर पे हमसे यहाँ पे इक्वल टू के पैरामीटर के साथ हमसे डाटा मांग रहा होता है। यानी जिस वक्त तक हमने इसमें जो वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है वो एग्जैक्टली वो ना हो जिसके अंदर हम जो दरमियान में हमें सिंबल लगाना चाहिए था, यानी वो इक्वल वाला सिंबल हमने लगाया तो हमें जाहिर है इक्वल टू वाला डाटा ही देना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने फ़र्ज़ करें यहाँ पे सैलरी देखना चाह रहे हैं तो सैलरी में अगर हम ये मैंने लिख दिया सैलरी ग्रेटर देन, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि इस वक्त अगर मैं 15,000 मैंने लिख दी तो अब यहाँ पे आप देखें कि 15,000 वाले रिकॉर्ड्स ये नहीं शो करेगा और 15,000 से जो अबव रिकॉर्ड्स हैं उनको शो करेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आप दोनों देखना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे ही सिंबल लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक और चीज़ नज़र आती है कि अगर हम स्टैरिक लगाते हैं तो क्या हमें स्टैरिक वाले रिकॉर्ड्स भी नज़र आते हैं, तो उसके लिए भी जाहिर है चूँकि इसमें इक्वल टू का सिंबल लग जाता है। जब भी आपने स्टैरिक वाला वाइल्ड कार्ड यूज़ करना है तो उसके साथ आपको मालूम है कि आपने लाइक लिखना होता है। फ़र्ज़ करें जैसे हमने यहाँ पे लिखा लाइक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टैरिक लगा दिया, ये मैंने लफ्ज़ लिखा। तो अब अगर आप देखें कि ये यहाँ पे जब मैं रन करता हूँ तो जिन रिकॉर्ड्स के एड्रेस में शुरू में गोजरा लिखा हुआ है उनको वो सर्च करेगा। अगर आप इस टाइप का कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, लाइक के बाद आपने जो आपने लिखना है आप लिखें स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्टिंग टेक्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, फ़र्ज़ करें स्टार्टिंग स्ट्रिंग लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं।
और इसके बाद मैं यहाँ पे एम्परसेंड का साइन लगा के, और इसके बाद चाहे आप कोटेशंस के अंदर स्टैरिक लिखें, मैं आपको समझाने के लिए स्टैरिक लिख रहा हूँ, ये कोटेशंस के अंदर इसको ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे ये मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखें इसने स्पेसेस भी ऐड कर ली और उसके बाद इसको कोटेशंस के अंदर भी कर लिया। अब ये हमसे जॉब एड्रेस का स्टार्टिंग टेक्स्ट मांगेगा। मैं इसको रन करता हूँ तो ये स्टार्टिंग टेक्स्ट यहाँ पे मांग रहा है। मैंने इसको लिख दिया, फर्ज करें F लिख दिया, तो F से स्टार्ट होने वाले जो एड्रेसेस हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे देखें फैसलाबाद रोड वाले जितने भी हमारे एड्रेसेस थे वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम अगर इसको देना चाहें कि हम दोनों साइड पे कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो हमने स्टैरिक इधर भी लगा देना है। इसको हम डायरेक्टली अब कोटेशंस के ज़रिए इसको यहाँ पे लिखते हैं और इसके बाद हम फिर उसी तरह एम्परसेंड लगाते हैं और अब हम इसको यहाँ पे देते हैं एनी टेक्स्ट, यानी हमने जो भी टेक्स्ट जो किसी भी जगह दरमियान में, स्टार्टिंग में या एंड पे हम यहाँ पे देंगे इसको, ये उस सारे के सारे टेक्स्ट को यहाँ पे हमें सर्च करके दिखाएगा। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये मैंने लफ्ज़ गोजरा लिखा, अब हम इसको फाइंड करवाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि गोजरा दरमियान में था तो वो भी डाटा हमारा सर्च हो गया, जहाँ पे गोजरा शुरू में था वो भी हमारा सिलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर आखिर में आएगा किसी रिकॉर्ड के तो वहाँ से भी हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप स्टैरिक के ज़रिए जो चीज़ें सर्च करना चाह रहे हैं या वाइल्ड कार्ड्स के ज़रिए आपको वाइल्ड कार्ड हूबहू उसी तरह उसके अंदर लगाने पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कि फ़र्ज़ करें हम किसी इस डेट के अंदर हम कोई रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि इस स्टूडेंट की एम्प्लॉयमेंट अगर हुई है तो वो किस डेट को हुई है। तो यहाँ पे हम बिटवीन टू डेट्स का भी अगर क्राइटेरिया लगाना चाहें तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे शुरू में बिटवीन लिखेंगे और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं अगर यहाँ पे ये चाहूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये मुझे थोड़ा बड़ा हो के नज़र आए ताकि मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ी स्पेस मिल जाए, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर राइट क्लिक कर लिया करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है जूम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा ये एक बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स के अंदर आप बड़े आराम से टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसके अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप जो भी चीज़ें टाइप कर रहे हैं इसके अंदर आप उसके फ़ॉन्ट को यहाँ पे साइज़ भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं। हमने इसके अंदर इस फ़ॉन्ट का साइज़ 20 लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए एक सफिशेंट है जो हमें बड़े साइज़ में टेक्स्ट नज़र आएगा और हम इसके ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बिटवीन और यहाँ पे हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग डेट, ये हमने लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके इसके बाद हमने एंड लगाना है और अब हम लिखेंगे एंडिंग डेट। इसको हम इसी तरह यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे वापस उसी तरह अपीयर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिख लिया इसको और अब मैं इसको जिस वक्त रन करूँगा तो ये मेरे से 2 डेट्स मांगेगा। आप इसके अंदर यहाँ पे पूरा लफ्ज़ मेंशन करना चाहें, स्टार्टिंग डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एंडिंग डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। चूँकि आपको अदरवाइज़ क्यूरी में ये नहीं समझ आ रही होती कि ये किस फील्ड का डाटा या कौन से कॉलम की जो वैल्यूज़ जो हैं वो आपसे क्राइटेरिया के तौर पे मांग रहा है। अब हम फर्ज करें यहाँ पे हमने डाटा दे दिया 1 जनवरी और 2018 से लेके हम वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं और यहाँ पे एंडिंग डेट मांगेगा। हम इसको यहाँ पे दे देते हैं 1 फरवरी 2020 तक और ये जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारे सामने इसी तरह सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हिंट हैं वैल्यूज़ के, जैसे हमने पहले देखा कि आप स्टार्ट का कोई टेक्स्ट दे सकते हैं, एंड का टेक्स्ट दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ये लगे कि आप एग्जैक्टली जो वैल्यूज़ हैं किसी जगह पे वो डिफाइंड हैं, जैसे हम जेंडर में अगर ये चाहें कि मेल या फीमेल लिखते हुए बाज़ औक़ात हो सकता है कोई शख्स मेल लिख जाए या मेल की बजाय एम लिख जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और जब वो एम सर्च करेगा तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप इसी तरह अगर इस क्राइटेरिया के अंदर जहाँ पे आप इसमें
ढूंढ रहे होते हैं रिकॉर्ड्स को, जो आप इसके पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसी के अंदर ये सारी चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं। और हमने इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखते हैं। और अब देखिएगा कि मैं ये पूरा लफ्ज़ अगर जेंडर भी लिख दूँ और इसके साथ मैं इस तरह से वैल्यू मज़ीद पुट कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा मेल और फीमेल, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है ये सारे का सारा पैरामीटर के तौर पे आता है, लिहाजा ये जेंडर अकेला लफ्ज़ यहाँ पे नहीं होगा, ये जेंडर के साथ इस टेक्स्ट को कंसिडर करेगा। इस वजह से ये बिल्कुल इसी तरह वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे ये इसका जवाब देता हूँ तो ये यहाँ पे देखें कि आप मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेल के रिकॉर्ड इस वक्त शो हो रहे हैं। इसी तरह नाजरीन इस क्यूरी को हम क्लोज करते हैं और हम एक और किस्म का जो है डाटा वो यहाँ पे उठाते हैं और उसके ऊपर पैरामीटर क्यूरी को एक और तरीके से हम आपको इस्तेमाल करना सिखाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर डिटेल का हम टेबल लेते हैं, इसमें से हम देखना चाह रहे हैं प्रोडक्ट आईडी, उसकी क्वांटिटी और उसकी यूनिट प्राइस। अब ये वो फील्ड्स हैं जो हमारे पास डिफाइंड हैं और इसके अंदर हम ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारी यूनिट प्राइस है हम इसके अंदर टैक्स ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन टैक्स की रेशो मुख्तलिफ टाइम में हमारी मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा हम इस तरह से करेंगे कि इसमें पैरामीटर के तौर पे हम टैक्स की रेशो मांगेंगे जो कि यूज़र हमें प्रोवाइड करेगा और ये उस टैक्स रेशो के साथ इसमें से टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यूनिट प्राइस ले लेते हैं, चूँकि ये हमारा ऑलरेडी एक डिफाइंड फील्ड है, लिहाजा ये इसी की वैल्यू उठा लेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कि इसको ज़रब दे टैक्स के साथ, और हमने चूँकि यहाँ पे सिर्फ ये टैक्स का पैरामीटर डिफाइन किया, ये इसकी वैल्यू हमसे मांगेगा और इसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 100 पे। और अब हमने जिस वक्त इसको रन करना है, ये यहाँ पे हम इसमें टैक्स अमाउंट का लफ्ज़ लिख देते हैं ताकि ये हमें हेडिंग जो इसकी देगा वो टैक्स अमाउंट के तौर पे होगी। यहाँ पे हमने इसको टैक्स अमाउंट मेंशन किया, रन किया। अब ये हमसे टैक्स रेट पूछेगा, या आप इसमें अकेला टैक्स लफ्ज़ भी लिख सकते हैं और इसके अंदर अगर आप चाहें तो टैक्स रेट का लफ्ज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसने हमसे अभी टैक्स रेट पूछना है। फ़र्ज़ करें हमारे पास 17% टैक्स है, हम इसके अंदर 17 लिखते हैं, इसको हमने ऐड किया तो यहाँ पे देखें इसने अमाउंट को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे F5 मैंने प्रेस किया ताकि मैं इसके दोबारा से रेट ऐड कर सकूँ, और अब फ़र्ज़ करें मेरे पास 15% रेट मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये जो टैक्स अमाउंट है ये इसी तरह आप देखें कि ये चेंज हो गई। इस तरह से एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो अननोन पैरामीटर है उसके लिए तो वो वैल्यू आपसे मांगता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने ऐसा पैरामीटर डिफाइन कर दिया जो उसके लिए नोन है, तो उस सूरत में ये क्या करता है, यहाँ पे अब देखें कि इस टेबल के अंदर तो ये वैल्यू मौजूद नहीं है टैक्स अमाउंट की, लेकिन अब ये टैक्स अमाउंट चूँकि हमने यहाँ पे कॉलम का नाम रखा, इसलिए अब हम इसको बोलेंगे कि ये हमारी नोन वैल्यू है। अब अगर हम इसके अंदर ये नोन पैरामीटर को ऐड करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह हमसे इसको ट्रीट करेगा, इसकी कोई ये वैल्यू हमसे नहीं मांगेगा। हमने इसको लिखा टैक्स अमाउंट, ये इसके विद टैक्स इसकी अमाउंट बन रही है, और हम अब फ़र्ज़ करें इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, टैक्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी हम करते हैं, चूँकि क्वांटिटी भी फील्ड इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे जिस वक्त हम इन नोन पैरामीटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी वैल्यू हमसे नहीं मांगेगा। यहाँ पे हमने इसको लिया यहाँ पे हमने इसको अमाउंट के तौर पे दे दिया, सॉरी ये हमने यहाँ पे इसमें कॉलन लगाना था, इसको हम इधर से डिलीट कर देते हैं तो ये अमाउंट आ जाएगी। इसको हमने रन किया, अमाउंट यहाँ पे वैलिड नेम के तौर पे काम नहीं कर रही है, हम इसको यहाँ से हमें इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म करना पड़ेंगे।
यह यकीनन हमें इस तरह से लगाना चाहिए था। इस वक्त आप देखें तो कि उसने सिर्फ टैक्स रेट हमसे मांगना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 20% लगाता हूँ, ये इसने टैक्स रेट हमारा लगाया, ये यूनिट प्राइस है, और यहाँ पे इसने जो अमाउंट बनाई है इसने टैक्स वाली अमाउंट के साथ इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके इसने जो रेट हमें दिया, यहाँ पे आप देखें कि इसकी 100 क्वांटिटी थी तो इसको 2.8 के साथ मल्टीप्लाई करके इसने 280 की अमाउंट हमें डिस्प्ले करवा दी। इस तरह से आप बहुत सारे फील्ड्स जहाँ पे जो आपने नए जनरेट करने हो उसके अंदर भी आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, और पैरामीटर आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं जहाँ पे आप कॉलम के नेम दे रहे हैं, यानी उसमें अगर आपने कोई वैल्यू ऐसी देनी है जिसको आप किसी कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आप पैरामीटर दे सकते हैं। एक और बहुत खूबसूरत इस्तेमाल हम देखते हैं जो हम पैरामीटर क्यूरी का कर सकते हैं, और वो है कि अगर आपने किसी टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए आप एक क्यूरी रन करते थे, इंसर्ट इनटू, और उसके बाद कॉलम नेम, और फिर उसमें आप वैल्यूज़ देते थे। हमने नाजरीन यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, मैं ये क्यूरी एक बनाई हुई है, इसको मैंने डिज़ाइन व्यू में खोला, ये सीक्वल व्यू के अंदर नज़र आ रही है, और यहाँ पे अगर आप देखें इंसर्ट इनटू कॉलेज, सी कोड, कॉलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वैल्यूज़ हमसे लेगा, ये जो वैल्यूज़ में हमने सी कोड इसको दोबारा लिखा, चाहे आप इसको इस तरह से लिख लें, या अगर आप यहाँ पे इसमें स्पेस देना चाहें, यानी फील्ड नेम में ओरिजिनल में स्पेस नहीं है, अगर आप सेम फील्ड नेम भी देते हैं तो इसने आपसे इसकी वैल्यूज़ मांगनी है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे इस क्यूरी को रन करते हैं, इसने चूँकि ये एक्शन क्यूरी है, इसने पहले उसका एक वार्निंग मैसेज जनरेट करेगा, ये हमसे सी कोड मांगेगा, मैंने इसको दिया 1, इसके बाद ये कॉलेज नेम मांग रहा है, हमने इसको दे दिया 01 कॉलेज, और यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रिक्ट में ये लफ्ज़ लिख देते हैं, ये हमने ओके किया, ये मैसेज देगा कि जी एक रो आप अपेंड करने जा रहे हैं, इसको मैंने येस किया। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपके पास यही रो इसके अंदर अपेंड हो गई है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप यहाँ पे फील्ड नेम इसमें सेम भी दे देते हैं जो ऊपर हमारे लिखे हुए हैं, आप वही फील्ड नेम उठा के नीचे पैरामीटर में देते हैं तो ये उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जैसे पैरामीटर क्यूरी के अंदर हमने नीचे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे थे। जब हम उस पैरामीटर क्यूरी के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग फील्ड नेम थे उनको हम दे रहे थे, ये उस वक्त काम करेगा। ये सिलेक्ट क्यूरी में नहीं है चूँकि ये इंसर्ट इनटू क्यूरी है, लिहाजा ये अपेंड क्यूरी के अंदर इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा लें और चाहें आप इसको बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा लफ्ज़ लिखना चाहें सहूलत के लिए कि जो आपको डाटा वैल्यूज़ जिसने प्रोवाइड करनी है इसमें वो आपको ज़रूर ये वैल्यूज़ दे इसी तरह, और उसको समझ भी आ जाए कि उसने कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो उसकी सहूलत के लिए अगर आप यहाँ पे पूरा लफ्ज़ टाइप करना चाहें, याद रखिएगा कि दरमियान में स्पेस है तो उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, अदरवाइज़ ये कॉलेज को अलग और कोड को अलग लेके वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर ये काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। कॉलेज कोड हमने यहाँ पे दिया 2 और यहाँ पे हमने लिखा 01 एकेडमी, और यहाँ पे हमने इसको ये हमने प्रॉपर इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड की, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था तो ये सारी की सारी चीज़ें इसने हमसे ले ली। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा रिकॉर्ड भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये हमारे रीओपन होने से दोबारा डाटा आ गया। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालता, अब क्या होगा कि अब अगर मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ तो ये मुझे सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर का आएगा कि ये इसको ये नहीं समझ आ रही कि कॉलेज और कोड जो है इसके अंदर स्पेस क्यों है और ये क्यों किस तरह से दो लफ्ज़ हैं, इसलिए ये इसमें आपको एरर मैसेज देगा। जिसके लिए मैं कह रहा था कि अगर आपने ऐसा करना हो तो आप इसके इर्द गिर्द बीच में स्पेस देनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगानी ज़रूरी है। इसको आप यहाँ से सेव करेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देगा। उम्मीद है नाजरीन आप पैरामीटर क्यूरी के बहुत सारे फीचर्स जो हैं उनको आप इंजॉय करेंगे। आप इसके मुख्तलिफ यूजेस देखिएगा और आप इसके सिलसिले इसको सारी चीज़ों को ट्राई करें। कोई भी सवाल आपके जहन में आता है, कोई मुश्किल पेश आती है काम करने के दौरान, आप कमेंट्स में हमें लिख भेजें, हम आपको उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।